नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। ऑपरेशन सिंदूर। मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया तो यह ऑपरेशन सिंदूर भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया, भारत की उम्मीदों का प्रतीक बन गया। 143 करोड़ से ज्यादा भारतवासी, उनकी उस उम्मीद को पंख लग गए कि अब पीओके हमारा होगा और आतंक का समूल नाश हो जाए। जब गोदी मीडिया ने लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी सब पर कब्जा कर लिया तो ये पंख मजबूत हो गए जिनसे हौसलों की उड़ान भरी थी। अब तो हमें जमीन से आकाश तक का सफर आसान नजर आने लगा। लेकिन हम समझ नहीं पाए मोदी जी को, 11 साल बाद भी नहीं समझ पाए थे। दरअसल जब हम सोच रहे थे कि सिर्फ पीओके नहीं लेंगे मोदी, पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट देंगे, जब बलूचिस्तान से आवाज आ रही थी भारत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मोदी जी के मन में कोई और प्लान चल रहा था। वो तो इंडिया गठबंधन को तोड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। वो कांग्रेस और शिवसेना में सेंधमारी की प्लानिंग कर रहे थे। उनके टारगेट पर देश का विपक्ष था और उनका एक ही लक्ष्य था, देश के विपक्ष को छिन्न भिन्न कर देना, तोड़ देना। ये सुनने में बड़ा गंभीर लग रहा होगा, लेकिन इसे आप गंभीर आरोप मान लीजिए, क्योंकि इसके पक्ष में अब सबूत आ गए। कांग्रेस ने सबूत रखा है अपनी तरफ से, लेकिन वो सबूत भी थोड़े से कमजोर हैं, आधे अधूरे हैं। कमजोर नहीं कहेंगे, आधे अधूरे। वो 100% नहीं है। कांग्रेस के सबूतों में जो कुछ छूट गया है, वो हम पूरा करके ला रहे हैं सबूतों के साथ। इसलिए थोड़ा-सा हमारा साथ दीजिए, वक़्त में रुकिएगा, एक-एक सबूत दिखाएँगे और चर्चा करेंगे। भाऊ को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम फटाफट। स्वागत है भाऊ आपका। सबसे पहले भाऊ, मैं आपको जो सरकार की तरफ से एक आदेश आया है, एक प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। वो बनाया इसलिए गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में को लेकर के भारत का मकसद क्या था, वो जाकर के दुनिया भर में बताए, क्योंकि इस दौरान भारत की विदेश नीति के फेल्योर पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं कि दुनिया में हमारे साथ कोई खड़ा नहीं। तो सांसदों की एक टोली, एक प्रतिनिधिमंडल जाए और दुनिया भर के अलग-अलग हिस्सों में, अमेरिका, यूरोप, सब जगह बताए। जब वो सूची सामने आई तो कलई खुल। जरा दिखा दीजिए, सूची लाइए, स्क्रीन पर लाइए, फटाफट लाइए सूची। कौन-कौन लोग हैं, ये सरकारी दस्तावेज में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पीआईबी का है, 17 मई 2025 यानी आज की तारीख का सुबह 9 बज के 19 मिनट वक्त है। और ये देखिए, ऑल पार्टी डेलीगेशन आर सेट टू विजिट की पार्टनर कंट्रीज इंक्लूडिंग मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लेटर दिस मंथ। ऑल पार्टी डेलीगेशन will project India's national concern and resolute approach to combating terrorism in all form and manifestation। ऊपर ले जाइए, नंबर अब दिखा दीजिए, नाम दिखा दीजिए। ये पूरा बाकी तो लिखा है प्लान की क्या-क्या जाएंगे वहां पे विदेश में। अब देखिए, पहला नाम है शशि थरूर। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं, अभी इन पर आएंगे आगे। दूसरा नाम है रविशंकर प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी से हैं। तीसरा नाम है संजय कुमार झा, जेडीयू से हैं, लेकिन आप इनको कहीं भी मान सकते हैं, अगर भाजपा का भी मान लें तो कोई बुराई नहीं। चौथा नाम है बैजयंत पांडा, ये बीजेपी से ही है। पांचवा नाम है कनिमोझी का, डीएमके से है। छठा नाम है सुप्रिया सुले का, एनसीपी से। और सातवां नाम है श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना। अब मैं एक बार इसको रखिए स्क्रीन पर। शशि थरूर यूएस में लीड करेंगे, 7 लीडर डेलीगेशन। यूएस में शशि थरूर लीड करेंगे, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में, संजय कुमार झा जापान और मलेशिया में, कनिमोझी रसिया और स्पेन में, सुप्रिया सुले साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और केन्या में, श्रीकांत शिंदे यूएई और अफ्रीका में, और जय पांडा वेस्टर्न यूरोप में करेंगे अगुवाई। इसमें से अगर अपोजिशन कहा जाए तो अपोजिशन के कितने नाम हैं? एक कनिमोझी का नाम हो गया, सुप्रिया सुले का नाम हो गया और शशि थरूर का नाम। अब इसको हटा दीजिए और पूरी सूची, ये लीडर्स के साथ और कौन-कौन होंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए और कौन-कौन है, जरा लाइए, फटाफट लाइए, स्क्रीन पर लाइए।
सारे नाम दिखा देते हैं। सूची आ गई। ये देखिए, निशिकांत दुबे, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, समीक भट्टाचार्य, दगुबती पुरंदेश्वरी यानी डी पुरंदेश्वरी, एस अहलुवालिया, श्रीकांत शिंदे, सुप्रिया सुले, प्रियंका चतुर्वेदी, समित पात्रा, चला दीजिए, समित पात्रा, विक्रमजीत साहनी, उसके बगल में देखिए शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, कनिमोझी और जॉन ब्रिटास। ये ब्रिट्स लिखा है, जॉन ब्रिटास। ये सारी सूची में निशिकांत दुबे भाजपा से हैं, बांसुरी स्वराज भाजपा से हैं, अनुराग ठाकुर भाजपा से हैं, बताने नहीं है इन लोगों के बारे में। रविशंकर प्रसाद भाजपा से हैं, समीक भट्टाचार्य भाजपा से हैं, डी पुरंदेश्वरी भाजपा से हैं, एस अहलुवालिया भाजपा से हैं, श्रीकांत शिंदे भाजपा की साथी भाजपा से हैं, मतलब एनसीपी शिंदे, एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं ये। सुप्रिया सुले ये इंडिया अलायंस से हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ये उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से हैं, इंडिया अलायंस से हैं, समित पात्रा भाजपा से हैं, विक्रमजीत साहनी ये आम आदमी पार्टी से हैं, ये बड़े उद्योगपति हैं, शिक्षाविद हैं, इनको बड़ा पुरस्कार मिल चुके हैं, तो वो हैं। शशि थरूर कांग्रेस से, सलमान खुर्शीद कांग्रेस से, डीएमके से कनिमोझी और जॉन ब्रिटास ये लेफ्ट से हैं, वामपंथी दलों से। शशि थरूर की खुशी पहले देखनी होगी। शशि थरूर का ट्वीट लाइए, फटाफट लाइए। आई एम ऑनर्ड बाय द इन्विटेशन of the government of India to lead an all-party delegation to 5 key capitals to present our nation's point of view on recent events. When national interest is involved and my services are required, I will not be found wanting. जय हिंद। चलिए, कम से कम अंग्रेजी ऐसी लिखे है कि हम जैसा आदमी पढ़ पाएगा ट्वीट में। अब इसके बाद पहला सबूत, अब सबूत नंबर 1 ला रहे हैं, एक एक करके हम आएंगे सबूत। पहला सबूत ला रहा है, जयराम रमेश का ट्वीट दिखाए, जयराम रमेश का। दरअसल भाऊ किरण रिजिजू ने ये सर्वदलीय जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, इसके लिए कांग्रेस पार्टी से मांगे थे नाम। कांग्रेस पार्टी ने 4 नाम दिए थे। ये देखिए, असली कलाकारी यहां से शुरू होती है। 4 नाम दिए थे। श्री आनंद शर्मा, फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ऊपर चलिए। श्री गौरव गोगोई, डिप्टी लीडर कांग्रेस लोकसभा, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, एमपी राज्यसभा, और श्री राजा बरार, एमपी लोकसभा। ये 4 नाम दिए थे, ये चारों नाम गायब हैं। ये 4 के 4 नाम गायब। अब इसके बाद बाकी कहानी आप ही समझते हैं कि ये 4 नाम जब गायब हैं तो मकसद क्या है। थरूर और खुर्शीद ये सिलेक्शन ये कैसे? बहुत सारे नाम ऐसे हैं आशीष जी इसमें कि जो एडजस्टमेंट के नाम पे एडजस्ट किए गए हैं। मतलब आप यदि सुप्रिया सुले और शशि थरूर और सलमान खुर्शीद, तो आप बता ही रहे हैं, शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ये पार्टी के विरोध में कई बातें करते हैं। सलमान खुर्शीद का कल ही एक किताब की जिक्र हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के खिलाफ कई लोग कांग्रेस में थे। ये उनने लिखा है। ये लोग आए गए ऐसी बातें करते हैं जिससे कांग्रेस मार खाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस ने बहुत दिया उनको, एक लिमिट होती है। एक मराठी में एक बहुत बढ़िया कहावत है, मतलब, और उसको हमेशा कई जगह कोट करते हैं, देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, देणाऱ्याने एके दिवशी घेणाऱ्याचे हात घ्यावे। देने वाले ने देते जाना चाहिए, लेने वाले ने लेते जाना चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि लेने वाले ने अब देने वाले के हाथ लेना चाहिए, ताकि आप भी कुछ दे, आप सिर्फ लेते ही नहीं रहे। ये उसका आशय है। तो सलमान खुर्शीद को क्या नहीं दिया, मुझे बताइए। सलमान खुर्शीद आजीवन राज करते रहे। अब समय आ गया है कि इनको रिटायर्ड होना चाहिए, इनको पीछे जाना चाहिए, नए लोग आना चाहिए। बीजेपी में देखिए नए लोग आ ही रहे हैं। तो ऐसे में यदि इनको थोड़ा आप साइड को करें तो ये विद्रोही हो जाते हैं। ये तुरंत कहते हैं कि यदि हमको आपने साथ नहीं दिया तो हम पार्टी को आने नहीं देंगे आगे। तो ये पार्टी की कब्र खोदने लगते हैं।
ये सलमान खुर्शीद बड़ा पिक एंड चूज़ नाम है, ठीक है? दूसरी तरफ शशि थरूर, शशि थरूर तो पिछले 4 महीने से तो लगातार बीजेपी के दरवाजे पे बैठे हैं। दरवाजा खोले और बीजेपी ले। कांग्रेस भी लात मार के निकालने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी सोच रही है कि ये खुद जाए तो फिर जरा चुनाव भी लड़ के देखे। केरल में, तिरुवनंतपुरम में बहुत बड़े नेता है तो वो भी जानते हैं कि यदि वो चले गए और तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और इस्तीफा, और बीजेपी भी जानती है कि इनका आना किसी काम का नहीं है। इनका कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलना, ये कांग्रेस को वीक करता है। बीजेपी को लूज बॉल मिलता है छक्का मारने, इसलिए इनको सामने लाया। मैं ये नहीं कहता कि भाई उनका इंटरनेशनल लेवल पे है, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में रह चुके हैं, लेकिन उनको पॉलिटिक्स, यूनाइटेड नेशंस में एक एडमिनिस्ट्रेटर रहना और एक पॉलिटिक्स समझना, ये बात बहुत अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी कभी किसी यूनाइटेड नेशन में नहीं रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे विदेश मंत्री इस देश ने देखे नहीं होंगे। इससे बेहतरीन विदेश मंत्री आप सोच भी नहीं सकते। कोई उन्होंने कोई फॉरेन लैंग्वेज में कोर्स नहीं किया था। एक एक समझ होती है अपने देश की परिप्रेक्ष्य से बाकी देशों के साथ हम क्या कर सकते हैं। ये तो वहां जाके ट्रम्प की जय जयकार करेगा, अमेरिका जाके ये ट्रम्प को महिमा मंडित करेगा। सुप्रिया सुले कई जगह आए दिन शरद पवार के बारे में ये लिखा है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, शरद पवार के बारे में शरद पवार खुद ही जानते हैं वो क्या करेंगे, और वो भी सिर्फ 10 मिनट पहले जानते हैं वो क्या करेंगे। शरद पवार कब किधर पलटी मारेंगे, क्योंकि अडानी नाम का एक ब्रिज बीच में है। शरद पवार के अडानी जी से बहुत घनिष्ठ संबंध है। शरद पवार ने अपने जीवनी में 2 पन्ने गौतम अडानी पे लिखे हुए हैं, और उन्होंने भारत का भाग्य विधाता बताया उसको। वो कब बीजेपी के साथ कब चले जाए, कब अपने भतीजे को हाथ मिलाए, कब अपनी बेटी को सेटल करे, कुछ बता नहीं सकते। तो डाइसी सीन है हमेशा। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से मैं टिकट भाऊ ही भाऊ 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 उन सब पे सबूत भी है, इसलिए सबूत के साथ साथ आते हैं नाम पे। सुप्रिया सुले तो आपने बता दिया, सुप्रिया सुले के बारे में तो रिपोर्ट है कि प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले पूरे फाइनल फॉर्मूले पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कब कब ओथ हो सुप्रिया सुले का केंद्र में मंत्री के रूप में। एक बात और बताना जरूरी है, ये जैसे ही सूची आई है, जो ये थोड़ा सा मतलब कितना पढ़े नहीं पता किसी के बारे में, कितना डिग्री, क्योंकि इस दौर में डिग्री नहीं पूछा जा सकता है, तुरंत बताने लगे गोदी मीडिया वाले कि नरसिम्हा राव की विदेश नीति को पकड़ लिया है, पकड़ लिया जो है मोदी जी ने, और वही दोहरा रहे हैं। मैं उस पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा आज। और सलमान खुर्शीद का नाम आपने लिया है, इसी में सलमान खुर्शीद की भी आकांक्षाओं की पूर्ति नजर आएगी। सलमान खुर्शीद का 1994 से जो फ्रस्ट्रेशन था, मोदी जी सलमान खुर्शीद का फ्रस्ट्रेशन पे भी पानी डाल रहे। नवंबर 1994 था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक निंदा प्रस्ताव दिल्ली के खिलाफ पाकिस्तान ला रहा, उसको नाकाम करना था। यूएन में निंदा प्रस्ताव आ जाए तो बहुत बड़ा एक देश के लिए डिप्लोमेटिक हार है। नरसिम्हा राव ने जिनेवा में मानवाधिकार से जुड़ा सत्र जो था, उसमें प्रतिनिधिमंडल अपना भेजने जो फैसला किया, उस डेलीगेशन का अगुवाई करने के लिए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को रखा, और वो प्रस्ताव गिर गया। अटल बिहारी वाजपेयी के अगुवाई में डेलीगेशन गया था, और 94 में गया था। तब तक अटल बिहारी वाजपेयी देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, सबसे बड़े नेताओं में से, और भाजपा के तो सबसे बड़े थे चेहरे। उसमें 2 बातें हैं। अटल जी कभी भाजपा के खिलाफ बोले नहीं। अटल जी कभी, 1 मिनट, अटल जी ने हमेशा नरसिंह राव की सरकार पे कटाक्ष किया। ये नरसिंह राव की सरकार है जिसने सबसे ज्यादा अविश्वास के प्रस्ताव झेले, जो अटल जी ने लाए। लेकिन अटल जी बहुत पढ़े लिखे थे, और नरसिंह राव उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो साहित्य और शिक्षा, ये दोनों के बीच का एक सेतु था। दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे, व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को जानते थे। ऐसा तो मुझे कोई मोदी जी के बीच में और सलमान खुर्शीद के बीच में तो दिखता नहीं। ऐसा तो नहीं है। और यदि ये कहते हैं कि नरसिंह राव की पॉलिसी अडॉप्ट की,
तो नरसिंह राव ने जो आदमी लगातार उनके खिलाफ बोलता है, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है, ऐसे आदमी को भेजा। तो आपने तो राहुल गांधी को भेजना चाहिए था। एग्जैक्टली आप तब नरसिंह राव की कॉपी होती। अब ये चैनल वाले कुफड़, इनको ये पता नहीं है, ना इन्होंने अटल बिहारी के बारे में जाना है, ना ये नरसिंह राव को बारे में जानते हैं। नरसिंह राव को इतनी भाषा आती थी तो लोग मजाक में कहते थे, नरसिंह राव नोज मोर लैंग्वेजेस देन द सपोर्ट ऑफ एमपीज ही हैज इन द हाउस। नरसिंह राव जी इतनी भाषा जानते हैं कि वो जितने लोग उनके शायद समर्थन में ना हो हाउस में, ये नरसिंह राव थे। तो एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे पढ़े लिखे आदमी का उपयोग कर रहा था, ये स्थिति थी। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कल सलमान खुर्शीद कबर खोदरा कांग्रेस की आपने पाले में ओढ़ लिया। आप उधर कभी नरसिंह राव ने ऐसा किया कि अटल बिहारी वाजपेयी को स्टेज पे बिठाया हो और बोला हो कि दिल्ली में कई लोगों को तकलीफ हो रही होगी, कई लोगों में आग लग रही होगी? ऐसा तो राव साहब ने कभी नहीं कहा, क्योंकि राव साहब एक स्टेट्समैन थे। राव साहब एक प्रगल्भ मैच्योर्ड नेता थे। वो छिछोरापन उनमें नहीं था। 2014 के बाद तो हम छिछोरापन ही देख रहे हैं, सभी दूर, सभी राजनीतिक दलों में। इसमें और इंफॉर्मेशन है, इसमें असली इंफॉर्मेशन जो खुर्शीद के भीतर की आग थी उस पर कैसे पानी पड़ रहा है। इस डेलीगेशन में था कौन कौन, उनके अधीन उनके नीचे कौन कौन था। अटल बिहारी वाजपेयी उसके प्रमुख थे, उनके साथ कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला थे। राव सरकार के विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद थे, विदेश राज्य मंत्री थे लेकिन डेलीगेशन में उनके अधीन थे। संयुक्त राष्ट्र के बारे में गहन जानकारी के साथ प्रतिनिधिमंडल को मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के तत्कालीन राजदूत हामिद अंसारी थे, डॉक्टर हामिद अंसारी, जो बाद में उपराष्ट्रपति रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 6 दशक से अधिक के राजनीतिक करियर में हमेशा व्यक्तिगत समीकरणों पर भरोसा किया, पार्टी लाइन से हटकर मैत्रीपूर्ण जो है संबंध बनाए। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव के साथ उनकी नजदीकी हमेशा से उनके संबंधित राजनीतिक दलों में उत्सुकता भरी चर्चा का विषय रहा। राव की तरफ से वाजपेयी को यूएन में भेजने के कदम को उनकी पार्टी के भीतर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री सलमान खुर्शीद जिनेवा में वाजपेयी के अधीन काम करने से विशेष रूप से परेशान थे। हाँ, देखिए 94 से 2025 का सफर। आज खुशी खुशी जा रहे हैं, आज खुशी खुशी जा रहे हैं। मोदी जी अटल का बदला ले रहे हैं, अटल जी का। वाह रे मोदी जी वाह, अटल जी का बदला ले रहे हैं। ये है खेल, अटल जी का बदला ले रहे हैं पार्टी तोड़ने के लिए। ये सब कव्वालों को भेजा जा रहा है। ये शब्द नहीं अच्छा लगेगा लेकिन कव्वालों को भेजा जा रहा है। कव्वाल चुने कैसे गए हैं, मैं अगला सबूत लाता हूं। आज बड़ा खोज के लाए हैं इतने कम वक्त। लाइए जरा प्रियंका चतुर्वेदी के बारे में। सुप्रिया सुले और ये लोग हो गए, प्रियंका चतुर्वेदी पे हम यही हाउस कहते जरा दिखा देते हैं तब आते। ये खबर देखिए 20 अक्टूबर 2024, बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 20 अक्टूबर 2024। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने की पीएम मोदी की तारीफ, बताया क्यों है महान नेता। अगले देखिए, एक ही लिंक नहीं इसलिए 2-3 ले आए। मोदी की महानता के गुण गा रही प्रियंका चतुर्वेदी कहीं ठाकरे को ठुकराने तो नहीं जा रही। अब हटा दीजिए खबर, मैं 30 सेकंड में बता दूं। एक पॉडकास्ट में थी और इनसे पूछा गया भारत का सबसे महान नेता, सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छा नेता। अरे बाला साहब का नाम ले लेती, नहीं उद्धव का ले पा रही थी, बाला नहीं साहब का नहीं ले नहीं, लेती, आशीष, मोदी का नाम। आशीष, प्रियंका प्रियंका चतुर्वेदी जो है वो रिलायंस के कोटे में एमपी बनी है शिवसेना से। हम्म इनके जो ससुर है, हम्म इनके ससुर के मुकेश अंबानी चरण छूते हैं, हम्म क्योंकि धीरू भाई अंबानी का पूरा फाइनेंस यदि किसी ने स्ट्रक्चर्ड किया हो तो इनके हम्म ससुर जी ने, जो चतुर्वेदी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। हम्म इन्हीं के बदौलत कई चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब चतुर्वेदी रिलायंस में डायरेक्टर पोस्ट पे है। हम्म वो खूब चतुर्वेदियों के लिए कहते हैं, उनका एक हॉस्टल है जहाँ सीए करने वाले चतुर्वेदी बच्चे रुकते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। तो उन्हीं के कोटे से उन्होंने शायद मुकेश जी को बोला और मुकेश ने उनको बोला, उद्धव ठाकरे को। और फिर मुकेश को ऑब्लाइज करने के चक्कर में, क्योंकि उद्धव ठाकरे का और मुकेश का ये 3 पीढ़ियों का संबंध है। बाला साहेब ठाकरे के और धीरू भाई अंबानी के बहुत नजदीकी संबंध, बहुत नजदीकी संबंध थे। वो बड़े भाई मानते थे बाला साहब को। वही दोस्ती फिर उद्धव और मुकेश के बीच में रही। और फिर उसके बाद जो मुकेश का बेटा है
जिसकी अभी शादी हुई अनंत, वो और उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे, इनकी इतनी गहरी दोस्ती है कि लोग इनके दोस्ती पे रश्क करते हैं। तो ये 3 पीढ़ियों का संबंध है। तो एक राज्यसभा मुकेश जी के कहने पे प्रियंका चतुर्वेदी को मिली। नहीं तो प्रियंका चतुर्वेदी का यूएसपी क्या था मुझे बताइए? क्या था यूएसपी उनका? क्या करती थी वो कांग्रेस में? जो कांग्रेस हुँ, छोड़ के गई तो बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। हुँ, कांग्रेस छोड़ने का तो उनका वो भ भ भोपाल का झगड़ा था। हुँ, कुछ दारू-वारू को लेके कुछ झगड़ा हुआ और फिर उन्होंने कहा कि वो कुछ कार्यकर्ताओं ने मेरा अपमान किया, उन पे ऊपर एक्शन नहीं लिया गया है। हुँ, वो कार्यकर्ताओं ने जो वर्जन दिया वो भयावह था। इस वजह हुँ, से एक्शन नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर ये जो मैंने कहा ना बहुत सिलेक्टिव है। दूसरी बात जनरली जब ऐसा डेलीगेशन किया जाता है, तो पार्टी को लिखा जाता है हुँ, कि हुँ, भाई आप कुछ नाम सजेस्ट करिए। हुँ। इन्होंने वो परंपरा निभाई, कांग्रेस से नाम भी मंगाए और कांग्रेस से जो नाम मंगाए, उनमें से एक को भी नहीं लिया। ये तो और बेइज्जती करना है। ये और बेइज्जती कर ली। इन्हें बता हुँ, दिया कांग्रेस को कि तुम जिनको लायक समझते हो, हम इनको नालायक समझते हैं और तुमने जिनको नालायक समझ के हाशिए पे डाला है, उनको हम लायक बनाएँगे। हम रखेंगे उनके सर पे हाथ और ये लोग चले गए। सलमान खुर्शीद भी खुशी-खुशी जाएगा। उधर शशि थरूर ने तो बिल्कुल सूट-वूट नए सिलवा लिए होंगे अभी जाने के लिए। हुँ, जिस शशि थरूर के ऊपर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके तंज कसते थे, अब हाँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला आदमी आपको भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए? क्या मोदी हुँ, जी ने यू टर्न लिया? मतलब हुँ, मोदी जी भी यू टर्न लेने में कोई कम नहीं है। हुँ, आप पलटू राम भले ही आप नीतीश कुमार को कहो, हुँ, लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इन्होंने ही कहा था ना। हुँ, हुँ, सुनंदा पुष्कर की हत्या का मामला अभी भी चल ही रहा है ना। हाँ, तो जो सुनंदा पुष्कर के हत्या के मामले में जिसको आप इन्वॉल्व्ड बोलते हो, सारी भाजपा हुँ, बोलती है, वो अब भारत का रिप्रेजेंटेशन करेगा। क्यों भारत के 700 सांसदों में कोई भी इस लायक नहीं है हुँ, जो उनकी जगह ले? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक लोग पड़े हैं, बहुत हुँ, बुद्धिजीवी लोग पड़े हैं, पढ़े-लिखे लोग पड़े हैं, लेकिन उनका उपयोग कौन करेगा? क्योंकि आपको इसमें राजनीति करनी है। आपकी तो राजनीति 24/7 राजनीति रहती है, तो आपको सलमान खुर्शीद को तोड़ना है। आपको हालाँकि तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं उठता, वो भी एक ब ब कांग्रेस के लिए लायबिलिटी हो चुके हैं सब लोग। हाँ, सलमान खुर्शीद से लेके मैंने यही बोला ना अभी सलमान खुर्शीद की लेटेस्ट किताब भी जातिगत जनगणना का अ, के ऊपर कटाक्ष करती है, इसका मतलब वो बीजेपी कांग्रेस के लिए और एक मुसीबत खड़ी कर देती है। अब कांग्रेस सलमान कह नहीं पाएगी कि हमारे नेता नहीं है। हुँ, शशि थरूर तो खुल के बोलते हैं, हुँ, मोदी जी चालीसा पढ़ते हैं, आपने प्रियंका का बता दिया, हमने हुँ। शरद पवार का भी बता दिया आपको। सलमान खुर्शीद तो खाली मैंगो पार्टी भरोसे दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं, पत्रकारों को बैठा करके पूरे दिल्ली के पत्रकार को मीडिया हाउस को बुला के आम वो खिलाफ तो राजनीति कर रहा है वो वो भी आदमी। वो भी पत्नी पिछले को 1-2 1000 वोट मिलना मुश्किल हो गया, 1000 वोट। सोचिए आप, उस आदमी को तत्काल अगर वाकई कोई आदमी का सम्मान अपना कायम रखना होता, बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और सम्मान पूरी जिंदगी कमाए, क्या नहीं मिला राजनीति में। जब 1000 वोट के लिए तरसना पड़ा पत्नी को, तो उसी वक्त को राजनीति को अलविदा कह देना था कि हम छोड़ रहे हैं राजनीति, अब भैया हमारी युवा पीढ़ी करेगी राजनीति। आपने 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला कहा था। भाइयों बहनों बता दीजिए इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? लेकिन हम आए थे जॉन ब्रिटास, एक और सांसद बचे हुए हैं, जरा एक फोटो और है वो दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, जरा फोटो एक है वो फोटो दिखाइए। ये देखिए, मोदी सरकार का फैसला सराहनीय, जॉन ब्रिटास ने शशि थरूर का समर्थन किया। ये लेफ्ट से हैं। देखिए सिलेक्शन कितना मेहनत, ऐसा नहीं है कि भाजपा मेहनत नहीं करती भाऊ। वामपंथियों में से सांसद ढूंढ निकाला ऐसा जो कव्वाली में ताली बजा पाए। छोटी बात है। ये जॉन ब्रिटास, ये वो वामपंथी हैं जो भारत के बजाय रसिया रसिया से ये किस बात पे बड़े खुश हुए थे? रसिया से भारत जब तेल खरीद रहा था, तो बहुत खुश हुए। तो वो मोदी जी के लिए ताली बजाने लगे, गजब फैसला किया है मोदी जी ने। तो वामपंथियों में से कव्वाल तराशने का जो है हुनर तो है जटिल मोदी जी में। जटिल जटिल काम है, जटिल हाँ, वो उन्होंने कर दिया। तो कुल हाँ, मिला के ये डेलीगेशन नहीं है,
ये भारत की स्थिति रखने की डेलीगेशन नहीं है। ये तमाम वो अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो विपक्ष के साथ है, उनके जो स्लीपर सेल है बीजेपी के, उनको ऑबलाइज करने का और विदेश यात्रा करवाने का एक प्रयास है। क्या आपने हमारे लिए इतना किया, जरा छुट्टियाँ मना के आओ, जाइए। नहीं, एक और आशंका है मेरे मन में, वो पूछ लेते हैं। साथ में निशिकांत दुबे जा रहे हैं, मुझे लगता है अगर डील उल टाइप हो तो निशिकांत से बेहतर कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि उनको किसी से हाँ, मांगना नहीं है, अपने अब खुद वो इतने सक्षम हैं, किसी से मांगना हाँ, नहीं है, हाँ। बाद में आके बता देंगे कि देखिए मैंने कर दिया इतना, या ये ऐसे कर दिया, ये कमिटमेंट कर दिया। निशिकांत दुबे छांटे गए हैं, हुनरमंद। रविशंकर प्रसाद, जो अब मैं रविशंकर प्रसाद को चुका हुआ इसलिए कहता हूँ, राहुल गांधी बिहार गए, बवाल हुआ तो उन्होंने पता है क्या बोला? सोचिए, वो किसी दौर में बड़े प्रखर हुआ करते थे। कहे राहुल गांधी को वो जो आतंकियों ने किया है जो है नरसंहार, जाना चाहिए, पीड़ितों से मिलना चाहिए, हॉस्पिटल में जाके मिलना चाहिए। मतलब ये मुझे लग रहा है कि मोदी को राहुल गांधी समझ बैठे थे रविशंकर नहीं, प्रसाद। नहीं, 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 दूसरी बात है कि राहुल गांधी तो मिल ही रहे हैं। वही राहुल तो मैं कहा, गांधी जिन के वो तो मिल रहे हैं। अरे मोदी जी नहीं मिल रहे हैं। वही करूं, सवाल मोदी वो को है। राहुल समझ बैठे, वो मोदी को राहुल समझ बैठे, वो मोदी को राहुल समझ बैठे। राहुल तो सब जगह, राहुल तो वहां जाना, श्रीनगर जाना, पहलगाम जाना, कानपुर शुभम के यहाँ जाना, जो वहां पे पानीपत जाना, सोनीपत पानीपत जाना, जाना। नरवाल के यहाँ, तो सब जगह तो राहुल तो सब जगह जा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि वहां जाना चाहिए तो बिहार जा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, बहुत छिछोरी राजनीति, राहुल गांधी का यही स्तर है। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि कई बार मोदी को ही राहुल मान लेते हैं लोग बयान देने के चक्कर में। नहीं, कई बार तो 24 घंटे क्या है, हम्म, वो सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। ये जो हम्म, मोदी भक्त है, उनमें हर एक में मोदी दिखता है। हम्म, वो नरसिम्हा का केस है नहीं क्या? भक्त हम्म, प्रहलाद को जब उसने कहा, हम्म, हिरण्यकश्यपु ने, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? उसने बोला हाँ। हम्म, तूने खंबे को हम्म, लात मारी तो उसमें से नरसिंह निकला। हम्म, तो इन सब के लिए मोदी जी भगवान है। तो ये राहुल जी में भी मोदी जी दिखते हैं इनको। हम्म, इसलिए इन्हें कहा था कि जो राहुल जी को नहीं कह पाए वो मोदी जी को, राहुल जी को कहे। उन्होंने मोदी जी को तो कहने की हिम्मत नहीं है कि आप यहाँ क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए। तो इसलिए उन्होंने कहा। अच्छा, उनको पता भी नहीं कि राहुल जी जाके आए। उनको पता हम्म, भी होगा क्योंकि वो राहुल जी में मोदी देख रहे हैं। हम्म, तो इसलिए उनकी मन की भाषा बाहर निकल आई। हम्म। लेकिन ये लोग डेलीगेशन में साथ जा रहे हैं, ये इसलिए ये और ये सबसे वही भयानक। है। ये वही है, जब मंत्री पद पे थे तो इन्होंने खुल के कहा था कि हम्म, मुसलमान कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता। हाँ। अब ये अपने भारत की स्थिति बताने जा रहे हैं बाहर। तो हाँ, भाऊ, फाइनल कमेंट ये कि ये क्या मतलब, इसमें मकसद में कामयाब हो पाएंगे? ऑपरेशन सिंदूर के आड़ तो में जो ये कर रहे मुझे हैं, ये तो एक बात सबसे ज्यादा बताइए। देश के लिए शर्मनाक है। आप आप भारत की स्थिति क्या बताने जा रहे हैं? क्या विश्व को पता हाँ, नहीं? हाँ, भारत की स्थिति सबको पता है। भारत में हुए आतंकी हमले का सबने घोर विरोध किया। हम्म, पाकिस्तान आतंक का जनक है, ये सब देशों को मालूम है। लेकिन हम्म, हर देश अपनी राजनीति अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, अपने स्वार्थ को देखते हुए। हम्म, तो उनका स्वार्थ अभी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता, हम्म, क्योंकि अमेरिका में ऐसा आदमी बैठा है विम्जिकल, कि पता नहीं वो कल क्या कर ले। हम्म, इसलिए थोड़े से लोग दूरी बनाए रखते हैं। और हम्म, पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खुल के है। उसने आईएमएफ हम्म, से पैसा दिलवाया। वो टर्की को आर्म्स और एम्यूनेशन दे रहा है, जो पाकिस्तान जाता है इनडायरेक्टली। हम्म, वो पाकिस्तान का बड़ा फंडर है, पाकिस्तान को अपने आर्म्स, वो F-16 देता है। हम्म, उसने पाकिस्तान और भारत को बराबर तोला है। हम्म, ओबामा हम्म, जैसा नहीं बोला कि पाकिस्तान के धरती पर आतंक नहीं चाहिए। तो सारे देश सब कुछ जानते हैं। अनजान कोई नहीं है इस दुनिया में। वो भी भारत को पूछेंगे, मतलब सवाल ये नहीं पूछा तो आपने सीज फायर क्यों किया? उनके कहने पे किया। हम्म, उन्होंने कह दिया और कह दिया, आपने कर दिया। आपने उनकी रिक्वेस्ट मानी। आपकी एक भी रिक्वेस्ट मानते हैं क्या वो? सब देश में जाएंगे लोग, बात सुनेंगे, हेलो हेलो करेंगे, बाय बाय करेंगे। ये सब फॉर्मेलिटी होती है। कूटनीति ऐसी नहीं होती। मोदी जी ने कूटनीति में एक बार सक्सेस भी ली है। मैं मना नहीं करता कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया होगा। याद करो, जब अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में भारत का जज सिलेक्ट होना था, हम्म, एक भारतीय को भेजना था, और सामने यूनाइटेड किंगडम था। हम्म,
तब विश्व के तमाम देशों को रात रात भर बैठकर फोन कर कर अपने साइड को कर लिया और इंग्लैंड के खिलाफ चुनाव लड़के भारतीय जज बना। कूटनीति ऐसी होती है, ये डेलीगेशन भेज के कूटनीति नहीं होती। क्या ट्रम्प सुनेगा क्या इनकी बात? जो खुल के भारत को कहता है कि तू भारत को कहता है कि कॉमन सेंस यूज किया मेरे कहने पे, मतलब ये कॉमन सेंस भी नहीं था जिस देश को, क्या डेलीगेशन सुनेगा? नहीं, खैर बहुत सारे सवाल है। मैं दर्शकों के लिए आज सवाल कुछ जो है छोड़ के जा रहे हैं, नहीं तो हर सवाल मैं भाव से पूछता था, कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट वाली बात भाव ने कही, एक कहते हैं सेरेमोनियल, तो उसको कहा जा सकता है नहीं, लेकिन सेरेमोनियल ही है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू को अपराधी घोषित कर रखा है और वो नेतन्याहू दिन रात बम गिरा रहा है। मैंने सिर्फ उदाहरण एक दिया कि यदि आपको करना है तो आप कर सकते हो वैसा, लेकिन आपने किया भी होगा, लेकिन आप फेल हो गए। कोई भी देश ने फेल हो गए उसमें, क्योंकि किसी भी विदेश के किसी भी विदेशी हस्ती ने पाकिस्तान को लताड़ा नहीं लताड़ा। आतंक की निंदा करना एक बात है, पाकिस्तान की निंदा करना आतंक के लिए दूसरी बात है, अलग बात है, बिल्कुल। और आखिर में जो सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ये डेलीगेशन क्या करने जा रहा है ये भी क्लियर करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर सफाई देने जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी बताने जा रहा है। तो कामयाबी दुनिया सेटेलाइट से देख चुकी है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप चुका है कि पाकिस्तान को भरपूर नुकसान भारत की सेना ने पहुंचाया है। दरअसल डेलीगेशन जाता कहां कब है या जाना कब चाहिए, जाता कब है ये मैं नहीं तय कर सकता, जाना कब चाहिए। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने से पहले इंदिरा गांधी ने 100 देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध अपने वो किए थे, 100 देशों के साथ। आप जब ये करने जा रहे थे, हो सकता है अगर आपने अपने डिप्लोमेटिक संबंध मजबूत करके अपने पक्ष में 10, 20, 50 देशों को लामबंद किया होता, तो ये ट्रंप के कहने पे सीज फायर नहीं करना पड़ता। जो काम पहले करना था वो बाद में करने जा रहे हैं, तो इसका मोटिव भी साफ होना चाहिए। अब फिर कह दोगे कि नहीं हम परचम लहराने जा रहे हैं तो सवाल उठाने वाला देशद्रोही है। अरे बताइए तो किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? इसलिए कि कांग्रेस में जो उछल कूद मचा रहा है उसको ले आओ, उधर जाएगा, वहां पे निशिकांत के साथ बातचीत, यहाँ पर बातचीत करने में भाई मतलब ये ऑब्लिगेशन ट्रिप है। जिनने मोदी चालीसा पढ़ी है उनको इस डेलीगेशन में लेके जा रहा है, जाएगा उन सबको लेके जा रहा है। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो इसलिए ये सवाल they are paid for the praises they have made for Modi. That's it. और यहाँ पे भाजपा से बातचीत उनको करने में नींद उड़ जाती मतलब किसी की, तो विदेश यात्रा करेंगे तमाम मोदी साहब चालीसा पढ़ने वाले। मोदी साहब को अपनी चालीसा पढ़वाने में मजा आता है, तो चालीसा पढ़वा के उन्होंने इनको ऑब्लाइज किया और इनका सारा खर्चा इस देश का गरीब टैक्स पेयर भरेगा। सीज फायर के बाद क्या करने जा रहे हैं ये स्पष्ट नहीं। इस पर तो बड़ी बहस होनी चाहिए कि जो डिप्लोमेटिक जो है स्टैंड पहले लेना चाहिए। अरे आप विदेशी देशों को, मतलब आप सब देशों को बताने जा रहे हैं, अफ्रीका से लेके जापान तक ये क्यों हुआ, लेकिन अपने आप पार्लियामेंट का सेशन बोल के देश को नहीं बता पाए। विपक्ष पार्लियामेंट्री सेशन बोल रहा है, उसको नहीं बताना चाहते यार, विदेशों को बताना चाहते, जो विदेश कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ आपके, अपने देश को नहीं, कि स्पेशल सेशन बुला करके अपने देश को बता दी। बड़ा अजीब सरकार है मोदी जी। सेना के साथ देश खड़ा था, विदेशी नहीं खड़े थे, इस देश का एक नागरिक खड़ा था, उसको नहीं जानने का हक है। उसको तो बताया जा रहा है कि सेना चरणों में नमन कर रही है मोदी जी के, उसको ये बताओ ये नमन करवा रहे हैं, ये कोपड़, ये देवड़ा जो है, इसको जेल डालना चाहिए, देवड़ा को। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना है। देश को मजा आ रहा है तो आने दीजिए, जितने दिन मजा आए उतने दिन मजा लेने दीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि किसी का बताया नहीं समझ में आता है जब हैवी डोज होता है। तो अर्णव गोस्वामी हैवी डोज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इजाजत दीजिए हमें, कल फिर आएंगे। कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े भाव साथ होंगे। नमस्कार।